Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today we are reading about chapter number 3 of your history textbook. इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंदर इकाई 2 यानी कि खंड 2 जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसके आगे के पाठों को हम पढ़ेंगे। इस बार आपका जो 70% कोर्स आएगा उसके अंदर सिर्फ थर्ड चैप्टर ही इंक्लूड किया गया है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का जो हमको पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और लाइन टू लाइन रहिएगा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले मतलब आज का जो समय है, जो मॉडर्न टाइम है, उससे पहले की बात हम करेंगे। किस तरीके से वैश्वीकरण हुआ, कैसे पुराने समय के अंदर जो राष्ट्र हैं वो अपने या फिर दूसरे राष्ट्र जो हैं उनकी मदद करते हैं, जो पड़ोसी देश हैं उनकी मदद करते थे। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। मतलब लगभग 50 साल जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, 50 से 60 साल पहले, उनकी सारी बातों को हम जानते हैं वैश्वीकरण के आधार पर। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व मतलब जो ग्लोबल वर्ल्ड है, विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। मतलब ये आज या कल की बात नहीं है या फिर सिर्फ 50 सालों की बात नहीं है, ये 500 सालों पहले की बात है जब वैश्वीकरण हुआ था, या फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मदद करता था, या फिर लोग व्यापार के काम से, काम की तलाश से एक दूसरी जगह जाते थे और पूंजी का या फिर अलग अलग चीज़ों का आयात निर्यात करा करते थे। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी। जैसा आज की दुनिया है, एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इधर से उधर ले जाने में मदद करती हैं, लोगों को, चीज़ों को, व्यापार को बढ़ाने में मदद करती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंधों को गहरा करने का काम करती हैं। लेकिन ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, या शुरुआत में जो लेन देन था वो कहाँ तक था, या फिर कैसे मुद्रा को देखा जाता था, ये हम देखेंगे। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राएं पर जाते थे। अब पहले कैसे जाते थे लोग, तो या तो वो यात्रा करने के लिए जाते थे, या फिर व्यापारी थे जो इधर उधर जाते थे, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों, आध्यात्मिक शांति के लिए इधर उधर जाते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने समय में कीटाणु, बीमारियां, इन चीज़ों का भी आदान प्रदान होता था। अब आपके दिमाग में ये विचार तो चल रहा होगा कि कीटाणु और बीमारियां ये कैसा आयात निर्यात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में या किसी लंबी यात्रा को तय करता है, किसी कारणवश यदि वो व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है या फिर कोई वायरस, जैसे कि अभी कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी प्रकार से पुराने समय में भी बीमारियों के चलते बहुत सारी महामारियां आई हुई हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के मध्य से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से भी समुद्री तट जो है 3000 ईसा पूर्व भी वहाँ से समुद्री तटों तक व्यापार होता था, जिसे हम आज पश्चिमी एशिया के भाग में जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कौड़ियाँ, कौड़ी का मतलब आप सभी जानते हैं जिसे हम पूजा में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन उस समय उसे पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही है। मतलब पुराने ज़माने में कौड़ी को जो है मुद्रा के तौर पर लिया जाता था। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। मतलब अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 7वीं सदी से ही ये कीटाणुओं का, बीमारियों का फैलना भी शुरू हुआ है। कि मान लीजिए अमेरिका में कोई बीमारी आई है और वहाँ से कोई व्यक्ति चलता हुआ भारत देश तक आ पहुँचा है, तो उसके आसपास के इलाकों में ये महामारी फैल सकती है। 13वीं सदी के बाद तो इसके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीमारियां फैली हैं। तो ये आपका प्रथम प्रश्न हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के पेज पर।
नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, से जुड़ती दुनिया। सिल्क रूट क्या है? एक चित्र आपके बना हुआ है, देख सकते हैं चीन की गुफा में पेंटिंग बताई गई सिल्क रूट की। तो इसका नाम थोड़ा अलग है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिल्क रूट। लेकिन ये जो रेशम मार्ग का प्रश्न है ये बहुत बार आया हुआ है और ज़्यादातर ये 3 से 4 नंबरों के बीच में आता है, ना तो ये बड़ा आता है ना छोटा, क्योंकि आपके पूरे इस चैप्टर के अंदर बस ये जो इतना सा भाग है यही रेशम मार्ग के बारे में दिया हुआ है। लेकिन रेशम मार्ग जो है वो ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। तो ध्यान से समझिएगा इसे। आधुनिक काल के पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं कि आधुनिक काल या फिर उसके पहले के समय में ही पूरी दुनिया में व्यापार का, सांस्कृतिक संपर्कों का जो जीवित उदाहरण है वो हमें कौन बताता है? सिल्क मार्ग, मतलब सिल्क रूट। सिल्क का क्या मतलब होता है? रेशम। तो सिल्क मार्ग के नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। चाइना से जो रेशम बनता था सिल्क, उसे कहाँ भेजा जाता था? पश्चिमी देशों में, मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पर, जैसे मान लो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारे देश, कनाडा, यहाँ पर। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों में बताया है इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया, मतलब बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने बहुत सारे सिल्क मार्गों, सिल्क रूट, मतलब जहाँ से रेशम को भेजा जाता था और बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनको विदेशों से चीन में लाया जाता था, चीन के आसपास की जगहों पर लाया जाता था। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। अब इसका क्या मतलब है कि ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते हैं जिनमें सिल्क रूट आते हैं। ये रास्ते जो हैं वो एशिया के विशाल जो क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए भारत है और हम ले लेते हैं रशिया या रूस, ये दोनों अलग अलग जगह है, दूरी है बीच में, लेकिन ये दोनों एशिया में आते हैं। तो एशिया के अंदर भी जो दूर दूर के देश हैं उनको जोड़ने का काम करते थे और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ने का काम ये करते थे, यूरोप से भी जोड़ने का काम करते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे। ईसा पूर्व मतलब जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ही, और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। मतलब 15वीं शताब्दी तक इन मार्गों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद तो आप जानते ही हैं अब एक्सपोर्ट की कितनी सारी चीज़ें आ चुकी है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो है जानवरों को लेकर के, घोड़ों को लेकर के या फिर समुद्री रास्तों से साल 2 साल की यात्रा करके इधर उधर जाएं। आज का समय बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, तो सिल्क मार्गों का प्रयोग होना बंद हो चुका है, लेकिन 15वीं शताब्दी तक इनका आयात निर्यात इन रास्तों से होता था, सिल्क का और बहुमूल्य वस्तुओं का। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। चीनी पॉटरी, आज भी हम चाय का जो कप पीते हैं वो चीनी का बना हुआ होता है। ऐसे चीनी के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे बर्तन होते हैं जो उस समय चीन बनाता था। तो चीन की जो पॉटरी है, मतलब जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, उनको भी भेजा जाता था। इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में जाते थे। भारत कपड़ों के लिए, मतलब सूती वस्त्र के लिए, और मसालों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इसीलिए इनको एशिया के दूसरे भागों में भेजा जाता था। वापसी में, मतलब मानिए आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उससे लेते भी हैं, तो उस प्रकार से अगर हम कपड़े और मसाले दुनिया को देते थे तो उसके बदले हम सोना, चांदी या फिर बहुमूल्य जो वस्तुएं होती हैं उनको हम यूरोप से हमारे देश के अंदर लाते थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती रहती थी। मतलब धर्म का भी लेन देन हुआ। कैसे? जैसे हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी तो ईसाई मिशनरी आ गई, भारत देश के अंदर ईसाई जो धर्म है उसको पढ़ाने वाले लोग आ गए। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश जो हैं वो भी इसी रास्ते से मतलब अलग अलग देशों में गए। इसके बाद उसके पहले भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका है। तो चाहे आप बात कर लीजिए बौद्ध धर्म की, चाहे आप बात कर लीजिए मुस्लिम धर्म की, चाहे आप बात कर लीजिए ईसाई धर्म की, और हिंदू धर्म तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारों पर पनपा है। तो ये जो चारों मुख्य धर्म हैं, इन सभी धर्मों का आदान प्रदान, ये जो विदेशी जो जगहें हैं, सऊदी अरब, जहाँ से अभी मक्का मदीना है, वहाँ से ये सारी चीज़ें हमारे देश में कब आई? सिल्क रूट के माध्यम से ही आई हैं। तो बहुत सारे धर्मोपदेश देने वाले लोग या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन मार्गों से मतलब आदान प्रदान उन चीज़ों का हुआ है। और भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।
सॉरी कल आपका संडे है तो भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूँगी ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आपको रोज़ कनेक्ट रहना है। जो भी मैं आपको वीडियो भेजती हूँ या कोई भी टीचर आपको कुछ भी वीडियो या वर्क भेजता है तो उसे डे टू डे आप कंप्लीट करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कहीं पर जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए, टीका लगवाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।